Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is law of mass action. पिछले क्लास में हमने चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और इसके साथ हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया था। आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन को दो नॉर्वेजियन केमिस्ट, एक का नाम था गुलबर्ग एंड सेकंड वन वाज वेज, इन्होंने 1864 में लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रेजेंट किया था। So, law of mass action was presented by Guilbert and Wedge in 1864। इन्होंने 1864 में लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रेजेंट किया था। अभी लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने से पहले एक दो पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है। इस चैप्टर में जब भी हम रेट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, इस रेट से क्या मतलब है? इस रेट का मतलब है स्पीड। अगर मैं कभी भी मैं कहूँ कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो इसका मतलब होगा कि द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड। सेकंड वन, यहाँ पर हम एक्टिव मासेस को डिस्कस करेंगे। एक्टिव मासेस, जैसे ये वर्ड हमें इंडिकेट कर रहा है कि वो मासेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो एक्टिव मासेस का मतलब क्या होगा कि वो मासेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह हम एक कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अभी लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट क्या है? हमारे बुक में जो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक द रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of the active masses of reacting substance। अभी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। इसका आसान अल्फाज में अगर मैं मतलब कहूँ तो ये हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मासेस पे, एक्टिव मास के। एक केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास के। अभी हमने पहले भी ये कह चुके हैं कि रेट हमें एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताता है। स्पीड और रेट हमारे पास एक ही चीज़ है। एक्टिव मास का मतलब क्या है? एक रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब एक्टिव मास है। अगर मैं और सिंपल अल्फाज में कहूँ तो एक रिएक्शन में जितने ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट हिस्सा लेते हैं, जितने ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे उतना ही ज़्यादा उसका स्पीड होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक केमिकल रिएक्शन में जितने ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे इतने ही ज़्यादा उसका स्पीड होगा। ये इस केमिकल लॉ ऑफ मास एक्शन के स्टेटमेंट का मजमूआ है। अभी इसको एक जनरल रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। अभी एक जनरल रिएक्शन के ज़रिए से लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। एक जनरल रिएक्शन हमारे पास फॉर एग्जांपल A प्लस बी, ये रिएक्ट होते हैं, हमारे पास C प्लस डी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, ये रिएक्शन टू डायरेक्शन में ये मूव करेगा।
एक को हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन एंड सेकंड वन इज बैकवर्ड रिएक्शन। हम पहले ही इंट्रोडक्शन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम मोलर कंसंट्रेशन को, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ये हम इस तरह इस स्क्वायर ब्रैकेट से इसको जाहिर करेंगे। इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से। इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अभी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हम पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मैं यहाँ पर आर लिख देता हूँ, आर का मतलब है रेट और एफ का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट। जितने ज्यादा रिएक्टेंट होंगे उतने ज्यादा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो लगा लेंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम k लगा लेते हैं, k तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पर हम f लगा देते हैं, f इंडिकेट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन कि हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और इसी तरह a एंड b ये यहाँ पर आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम रिवर्स रिएक्शन के बारे में, सिमिलरली फॉर रिवर्स रिएक्शन, अगर हम रिवर्स रिएक्शन के लिए लिखें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मैं यहाँ पर आर स्मॉल आर लिख लेता हूँ, आर इंडिकेट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्मॉल आर इंडिकेट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट C एंड टू D। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अभी लगा लेंगे K, एंड यहाँ पर हम स्मॉल आर लगा लेंगे C इंटू D। अब अगर हम इक्विलिब्रियम को देखें, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास बराबर होते हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ हम लिख देते हैं कि KF इंटू A इंटू B एंड सिमिलरली KR इंटू C इंटू D। मैं यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ। अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखें ये हमारे पास एक इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय KR इंटू AB। दोनों साइड के रिएक्शन को इस पर डिवाइड कर दीजिए। अभी अगर हम इस रिएक्शन को दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं, KF इंटू A इंटू B, इसको अगर हम इससे डिवाइड कर दें, KR इंटू A इंटू B, सिमिलरली यहाँ पर KR इंटू C इंटू D, सॉरी KR इंटू A इंटू B। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये दोनों हमारे पास कट जाते हैं और यहाँ पर KR और KR हमारे पास कट जाएंगे। यहाँ हमारे पास रह जाएंगे KF
डिवाइड बाय के आर इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास सी एंड डी रह जाते हैं और यहाँ हमारे पास ए एंड बी ये हमारे पास रह जाते हैं। अभी के एफ एंड के आर, इसको एरेज कर देता हूं। यहाँ पर के एफ एंड के आर ये हमारे पास इक्वल है के सी, तो यहाँ हम इसकी जगह के सी को लिख देते हैं कि के सी इज इक्वल टू सी इंटू डी एंड ए इंटू बी। अभी व्हाट इज के सी एंड हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर देख लें तो ये यहाँ पर हमारे पास ये जो टर्म है ये हमारे पास प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है, प्रोडक्ट, और ये हमारे पास रिएक्टेंट, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अब हम जब भी एक केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ केसी तो प्रोडक्ट हमारे पास नॉमिनेटर में होगा एंड जो रिएक्टेंट होंगे वो हमारे पास डिनोमिनेटर में होंगे। अब हम केसी को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज केसी। केसी हमारे पास क्या चीज है? केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको डिफाइन करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is the ratio of the molar concentration of product to date of molar concentration of रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास रेशियो है। देखिए हमारे पास रेशियो है, किस चीज का रेशियो है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हमने पहले भी बताया था कि कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में के टर्म में यूज होगा। तो ये देखिए ये हमारे पास प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को हमने मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में लिख दिया है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास रेशियो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू डेट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो इस तरह है।